अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेवाती विरासत की इस बतलावण में या कहें पॉडकास्ट में आप सभी का खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट सद्दाम हुसैन। इस बतलावण में हम बात करते हैं मेवात की उन अजीम शख्सियतों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, शिक्षा और कार्य से मेवात को गौरवान्वित किया है और अपने कार्यों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मेवात की मिट्टी की खुशबू को अपने शब्दों में पिरोया है। जनाब मजलिस खान की किताब है बात बेबात, जो हालिया दिनों में बहुत चर्चित रही। और तो आइए दोस्तों, हम आपको जनाब मजलिस खान से मिलाते हैं। मजलिस भाई, सबसे पहला आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मेवाती विरासत की इस बतलाव में। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई। मजलिस खान, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शकों को पहले तो मेरा सलाम अर्ज है सभी को। और मेरा नाम मजलिस खान है और गांव मेरा जाडोली है, रामगढ़ के पास है। फ़िलहाल मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को सीखने सिखाने में लगा हुआ हूँ और हल्का-फुल्का जो भी आता है तो मैं अपने विचार लिख देता हूँ। लिखने में मैं अपनी थोड़ा-सा भी समय मतलब लगा हुआ हूँ लिखने पढ़ने में। ये है जनाब। मैंने इस किताब को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपने जो इस किताब में जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं और उनमें मेवात की डेली रूटीन जो है स्टोरी, जी। उनको जगह दी है। इनके बारे में आपने मतलब कैसा तरीका अपनाया, क्या अप्रोच थी आपकी को जो ये स्टोरी को इस किताब में जगह दी? और देखिए, हम सब समाज से, अपने कौम से, अपने गाँव से जुड़े हुए हैं और हम अपने डेली रूटीन में उन लोगों को, उन बातों को सबको देखते हैं। लेकिन वही है कि हम उनको बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको लिख नहीं पाते। मैंने छोटी-सी कोशिश की है, हालाँकि बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ रही होंगी, वो तो पाठक जो गण हैं वो मुझे बताएँगे और मैं उम्मीद करूँगी मुझे बताएँगे भी कि यहाँ ये कमियाँ रहीं। तो जो मैं देखता था, जो सुनता था या फिर जो पढ़ता था, उन सबको मिला कर के जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी अपना एक जो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है वो मैं निभाऊँ, वो तो मैंने लिख कर के फिर लोगों तक उस जो कमियाँ थी या फिर जो अच्छाइयाँ थी या जिन मुद्दों पे, जिन टॉपिक्स पे लोग बात नहीं कर पाते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने लिख कर के अपने जो विचार हैं वो शाया किए हैं। जनाब, आपकी लेखन सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप इसके बारे में थोड़ा बताएँ। लेखन सफ़र की बात करें तो लिखने का शौक बचपन से ही रहा है लगभग, जब से हमने लिखना पढ़ना सीखा है स्कूलिंग से ही। तो कहानियाँ पढ़ना एक्चुअली ना लिटरेचर के विद्यार्थी रहे हैं, साहित्य पढ़ा है, तो रुचि थी लिखने पढ़ने में, कहानियाँ लिखने में। और जो अपने आस-पास देखते थे, पहले उनको सिर्फ़ महसूस करते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया और एक नए लोगों से जुड़ते गए, एक सबक मिला, एक नॉलेज मिली, कुछ ज्ञान मिला, तो फिर उसको सोचा कि क्यों ना इसे शब्दों में लिख कर के बयाँ किया जाए। तो लिखने की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मेवाती की लिखने की बात करें, तो 2018-19 से मैंने शुरू कर दिया था। मेवात कॉलॉजिकल जो एक पेज चलता है हमारे, तो उन्होंने एक बार स्टोरी कॉम्पिटिशन राइटिंग जो था वो करवाया था। तो मैंने उनके लिए पहली बार जो कहानी थी वो लिखी थी मेवाती में। और जो किताब में भी मतलब पहली कहानी है, तो यहाँ से मेरी लिखने की शुरुआत आप मान सकते हैं ऑफ़िशियली। अच्छा, ऐसी कोई घटना या पल जिसमें लगा हो कि भई आज के बाद मैं जो लिख रहा हूँ ये शब्द जो है, ये मुझे मुझे लिखना चाहिए। ऐसी कोई घटना जो आपने लिखी हो, किसी से प्रेरित हो? लिखने को लेकर ऐसा है कि अब जैसे मैंने कहा कि हम लिटरेचर के विद्यार्थी रहे हैं, साहित्य पढ़ा है हमने, तो हम पहले पढ़ते थे साहित्य में अवधी भाषा में और ब्रज भाषा को पढ़ते थे। अब चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे रैदास जी हों, चाहे और दूसरे कवि हों, तो ऐसा मन में था कि यार वो जब अवधी में, ब्रज में लिख सकते हैं, तो हम मेवाती में क्यों नहीं लिख सकते? जो हमारी कल्चर, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है मेवाती, तो मैं कहूँगा कि मेरा जो मुझे लिखने की जो प्रेरणा मिली, वो उन लेखक, उन कवियों से मिली, जिन्होंने अवधी और ब्रज में लिखा, अपने क्षेत्र विशेष में लिखा। तो मेरे मन में भी एक टीस थी, एक था कि मैं भी अपनी जो मेवाती ज़बान है, मैं उसमें लिखूँ। तो यहाँ से लिखने का शुरुआत हुई। जनाब, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने इसमें देखा कि इस किताब की अगर हम बात करें तो इसमें था हास्य भी और मोटिवेशन और साथ में ग्राउंड रियलिटी भी थी। इन तीनों का मिक्सअप आपने इस किताब में करा। जी। तो ये अपने आप में एक अनूठा था कि भई मोस्टली होता है कि हास्य किताब में हास्य मिलता है, मोटिवेशन किताब मोटिवेशन, लेकिन इसमें इन तीनों का संग्रह है। 3 क्या और भी चीज़ों का संग्रह है। आपने ये विचार कैसे ले आया मन में कि इन सब का एक मिक्सअप संग्रह हो? इसके लिए देखें तो जैसे हरिशंकर परसाई जी हैं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं हिंदी में, तो उन्होंने हास्य व्यंग्य शैली में लिखा है और भी बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने हास्य व्यंग्य में लिखा है। अब ऐसी बातें, ऐसी सच्चाइयाँ जिनको हम एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो शब्द नहीं मिल पाते। अगर हम किसी बात को सीधे कहेंगे किसी से या फिर किसी की बुराई करेंगे, तो सामने वाले को वो मतलब अटैच कर सकती है, सामने वाले को वो मतलब कि
एक दिल पे असर करेगी, उनको उनको यस। बुरा लग सकता है। तो फिर मैंने इसके लिए वही एक नायाब तरीका हम कह सकते हैं जो हम पहले से पढ़ते आए हैं कि उसको हास्य व्यंग्य शैली में लिखा जाए, कि जिससे हम अपने मन की बात, पीड़ा, दुःख जो है या हम जो देखते हैं उसको भी बयाँ कर दें और किसी को उस चीज़ का बुरा भी ना लगे। तो उसी संदर्भ में हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें उनको मिक्स करके वो फिर लिखा गया है। जनाब, आप जब ये किताब लिख रहे थे तो उस वक़्त ऐसी कौन-सी चुनौती थी जो आपको लगा कि यार ये सबसे बड़ा मुश्किल था? मुश्किल यही था अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मैंने लिखने से पहले ना बहुत कम पढ़ा था मेवाती में, मेवाती अच्छा। ज़बान में, और वो डायलेक्ट जो होता है ना मेवाती, जो हम बोलते हैं कि वही लिखा भी जाए। यस, हम मेवाती प्रोनाउंस। बोल तो लेते हैं, लेकिन लिखने को लेकर थोड़ा-सा उन शब्दों की या तो 1-2 वर्ण ऐसे हैं, अक्षर ऐसे हैं, शायद वो हिंदी वर्णमाला में उनका मतलब उस तरीके से नहीं है। यस। अब उसको उस डायलेक्ट में जैसे हम बोलते हैं वैसे लिख पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वही है ना कि भई अब जब कोशिश करते हैं तो फिर चीज़ें नई-नई सीखने को मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, उनसे मोटिवेशन मिलता है, तो ये फिर काम थोड़ा-सा मुझे लगा कि अब आसान होता गया, और बस मैं इसी पे अभी कंटिन्यू में काम भी कर रहा हूँ, मेवाती लिटरेचर के ऊपर, मेवाती जी। लेखन के ऊपर। तो जनाब, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो इसकी जो किताब के जो पात्र थे, उन्होंने मुझे बड़ा मतलब एक अलग अनुभव दिया। लगा कि ये ग्राउंड रियलिटी है, लगता है कि ये मेरे बगल में कहीं बैठा है, बगल में ही। तो इनमें एक कैरेक्टर था ख़ास, मैं उस पे बात करना चाहूँगा, ताऊ सुल्लड़। आपने ये कैरेक्टर कहाँ से उठाया और इसके पीछे क्या कहानी, वो बारे में हमें बताएँ। मैं बड़ा इसको लेकर एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली ना देखा जाए तो सदम भाई हम सब में कहीं न कहीं ताऊ सुलह मौजूद है। अरे वाह! हाँ, और जब हम किसी बात को सीधे-सीधे नहीं कह सकते तो हम किसी के ऊपर ढाल कर कहते हैं, किसी का सहारा लेते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ तो ताऊ सुलह मैं खुद ही हूँ, अरे और वाह! मैंने अपने आप को ही रिप्रेज़ेंट किया है। अगर मैं वहाँ मजलिस नाम लेता तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता लोगों तक। बिल्कुल, फ़र्क अब पड़ता है। ताऊ सुलह वैसे देखा जाए तो हमारे आम बोलचाल गाँव में भई किसी बड़े बुजुर्ग का नाम रहा रहा होगा या अभी भी होगा किसी न किसी का, तो अक्सर देखा जाए तो ताऊ सुलह को ना एक बिल्कुल निहायत ही कह सकते हैं कि नासमझ कैटेगरी का समझा जाता है, और अक्सर कहते हैं कि भई जिसको चीज़ें समझ में नहीं आती या देर से समझ में आती हैं, ताऊ सुलह या फिर सुलह उनको कह देते हैं, "भई बिल्कुल सुलह ही हो क्या?" मतलब कि उनको आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं मैं अपने आप को इससे जोड़कर देखता हूँ कि मुझे चीज़ें बहुत देर से समझ में आती हैं, और एक जो होता है ना बनावटीपन, यस। मतलब वो सीधापन कह लीजिए या फिर मतलब है उस तरह का, तो ये यहीं से निकल गया कि अपनी बातों को कहने के लिए भई किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। यस। तो यहाँ से शुरू हुआ ये। जनरली कहानी है, कहानी घर-घर की। जब उस कहानी को जब पाठक पढ़ता है, मैं जब पाठक बात कर रहा हूँ, जो उसको पढ़ता है तो अंदर से दिल भर आता है। उसमें उन्नस जो पात्र है, छुट्टन और जुम्मी, ख़ासकर एक लाइन है कि "ओ जुम्मी कहाँ होगो तेरो", मतलब जब वो मतलब वो कहानी में आपको पता चलेगा तो बड़ा मतलब मार्मिक सा एक दृश्य क्रिएट हो जाता है। तो इस कहानी को जब आप लिख रहे थे तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, या फिर ये कि रियलिटी है या फिर जैसे भी? तो आप इस स्टोरी का पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में थोड़ा बताएँ? और देखा जाए तो सबसे पहली जो मैंने स्टोरी लिखी थी मेवाती में, मेवाती ज़बान में, वो यही स्टोरी थी जिसके लिए मुझे मेवात कला आजकल पे कुछ जो कह सकते हैं ना मोटिवेशन के लिए कुछ इनाम भी मतलब मिला था। अरे वाह! तो इस कहानी को लिखने में बेसिकली मुझे 10 से 15 दिन लगे थे एक ही कहानी को लिखने में। वाह! जितना टाइम स्कूल के बाद मिल पाता था तो जितना मैं लिख पाता, अब इसमें कौन-सा कैरेक्टर कहाँ बैठाया जाए, जो अपने आस-पास सराउंडिंग में जो चीज़ें चलती हैं या जो सुनते हैं, भई फलाना को छोरो ऐसो है, भई वा का माँ-बापन को बिल्कुल ध्यान ना रखरो, सही बात। और न्याणो होगो या फिर बहू को गुलाम है या फिर भई वाह वो मतलब डिमांड करे नई-नई चीज़न की, यस। तो वा का माँ-बाप वा के मारे कहा-कहा करे हैं और उनके साथ फिर कहीं करे लास्ट में। मतलब वो कहीं न कहीं जो हमारे मेवात की सच्चाई भी हम या कह सक कड़वी सच्चाई है ये। अक्सर आप देखेंगे तो हर गाँव में 1-2 स्टोरी ऐसी मिल जाएँगी, हर गाँव में उन्नत सापी मिल जाएगो, हर गाँव में आप जुम्मी छुट्टा में मिल जाएगो, बिल्कुल। और उन बालकन की जो जनरेशन है, उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, वो भी कहीं न कहीं उन्नत जैसी ही है। तो अपने आस-पास मेवाती जो समाज है, अपना जो पूरा मेवात है, हम वही कहानी के जो पात्र हैं या फिर जो कहानी की स्टोरी है, वो वहीं से ली गई है अपने आस-पास से। किसी पर्टिकुलर मतलब उसका ये नहीं है कि भई वो किसी को देखा हो या यस। सुना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस अपने आस-पास जो दिमाग में आता गया भई ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, तो वही था इस कहानी का मोटिव। जी जनाब, अगला जो सवाल है उस सवाल में 2 सवाल हैं। पहला तो कोई आप ये बताएँ कि इस जो किताब में जितनी भी कहानी है, आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन-सी है? एक लेखक की जो पसंदीदा कहानी होती है उसके बारे में। साथ ही ये बताएँ, जब आप लिखने बैठते हैं तो आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट क्या होता है? विषय क्या होता है जिस पे आपको लिखने में बड़ा मज़ा आता है?
मेरा पसंदीदा जो विषय है वो हास्य व्यंग ही है। अपने आस-पास जो चीज़ें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उनको इस शैली में लिखा जाए जो हँसी भी आए पढ़ कर के और जो उसका मैसेज है ना वो भी हम तक पहुँच जाए। तो ये इसका मोटिव है। बाकी अगर मैं कहानियों की बात करूँ भई जैसे हर माँ-बाप के लिए उसकी सभी औलाद चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, उनके लिए सभी बराबर होती हैं। उनमें वो भेदभाव नहीं करता। तो मेरा भी यहाँ यही कहना है कि मेरे जितने भी कहानियाँ हैं या जो भी मैं लिखता हूँ, वो मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी अगर हम किसी एक को या फिर 2 को हम करें तो ये फिर पूरी कहानियों के साथ, पूरी किताब के साथ ये थोड़ी नाइंसाफ़ी हो अच्छा, जाएगी। ये मतलब आप फिर बिज़नेस माइंडेड बात हो गई, है ना? तो बिज़ने तो जी। नेक्स्ट बात करते हैं मैं अब कुछ स्टोरियों के मतलब टाइटल की बात करूँगा, तो आप मेरे को उसके बारे में बताएँ क्या इंस्पिरेशन। एक आपने इसमें बहुत ही हास्य जो कहानी लिखी हेडमास्टर, और बहुत ही मतलब हास्य आगा, उसको पढ़ के जो हँसे ना मतलब उसको फिर हँसना ही नहीं है। और लिखिए उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि अब कहाँ से ये क्या आपकी रियलिटी है खुद की? नहीं, मैं एक्चुअली मैं हेडमास्टर नहीं हूँ, पहली बात तो ये। अच्छा, मैं एक सीधा-सादा सा अध्यापक हूँ, टीचर हूँ। बाकी जो महसूस करते हैं या फिर जो सुनते हैं कि भई ऐसे दिमाग में सोच भी विचार भी आ सकते हैं और ख़ास तौर से जो भई हमारे घर की जो अहलियाँ हैं या फिर जो लेडीज़ हैं, जो बेचारी कम पढ़ी-लिखी हैं, उनको उनकी एक तरह से जो सादगी है, उसको भी इसमें बयाँ किया गया है। और जो थोड़े से ज़्यादा पढ़े-लिखे टाइप के लोग हैं, वो कैसे अपनी अच्छा। बात को समझाने के लिए या फिर चीज़ों को छुपाने के लिए किन-किन हथियारों को, किन-किन चीज़ों को मतलब अपना सकते हैं, वो भी कहीं न कहीं इसमें सच्चाई है, कि भई नंबर सेव करना किसी और के नाम से, वो होता किसी और का है और उनको भी पता चलता नहीं है। तो कहीं न कहीं एक समाज को मैसेज देने का काम था कि भई मतलब अवेयरनेस आ जाए कि सही भई बात। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। जनाब आपने इसमें एक स्टोरी लिखी है फेसबुक के ऊपर, फेसबुकिया करके एक ड्रीम इलेवन पे, जो कि आमतौर पे बुराई है मेवात में, उनके बारे में भी आपने लिखा है। तो इन जिन जो भी ये मोटिवेशनल स्टोरी जो थी, जो एक मैसेज दे रही थी कि भई आप ये चीज़ें ना करें, इनसे नुकसान होंगे। तो ये आइडिया कैसे आया? मतलब एक्चुअली हम ना सब कहीं न कहीं लालची हैं। हमारे यस, अंदर भी एक पल ना लालच आ ही जाता है। जैसे कि आजकल के दौर की बात करें तो ये डॉलर कमाने वाला जो सिस्टम चल रहा है फ़ेसबुक से, इंस्टा से या जो भी प्लेटफ़ॉर्म है यस, सोशल उससे, तो उसके लिए हम ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम फिर अच्छे-बुरे में ना अंतर नहीं कर पाते। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले का केस आप मेवात में हम देखते हैं हमारी 90% जो जनरेशन है ना वो फ़ेसबुक पे कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। मतलब हम भी उनमें शामिल हैं। हम अपने आप को वहाँ से अलग नहीं कर सकते। लेकिन बस नज़रिया है सबका अलग-अलग कि भई किसी को वो दिख मतलब नेगेटिविटी दिखानी है या किसी को कुछ अच्छा ही पेश करनी है। हालाँकि हर इंसान में अच्छे और बुरे दोनों कैरेक्टर होते हैं। बिल्कुल। अब वो डिपेंड करता है कि भई हम किस सराउंडिंग में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते-बैठते हैं और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही था कि भई जो उस ज़माने में जब ये कहानी लिखी थी ड्रीम इलेवन, तो उस समय ड्रीम इलेवन का बहुत तगड़ा मतलब वो चल रहा था, क्रेज़ था लोगों में, यस। बच्चों में। मतलब पैसे ले उधार लेकर भी लोग ना मतलब सट्टा लगाते थे और चाहे वो आए चाहे ना आए, टीम बनाना, क्रिकेट के बारे में इसी तरह की बातें करना। तो ये उस समय से लिखा गया था, जो देखा, जो समझा आस-पास के लोगों से, जो बस वहीं से लिख कर के थोड़ा-सा मैसेज देने की कोशिश की इस वे में कि भई आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसके लिए। जनाब, जब मैं आपकी इस किताब को पढ़ रहा था, तो इसमें मैंने देखा कि आपने इसको इस्लामिक टच भी दिया है। इसमें ज़कात के बारे में बताया, सदक़े के बारे में बताया, और एक स्टोरी कहाँ हम मोहम्मदी हम। तो जनाब इसके बारे में थोड़ा बताएँ? और इसके लिए ना देखिए अब जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें तो देश में कई बार ऐसी सिचुएशंस ऐसे मरहले आ जाते हैं कि जब हमें जैसे जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आप को बचाव करना भी ये हो जाता है। कई बार मोहम्मद साहब के ऊपर भी टीका-टिप्पणी लोग करते हैं, तो जो कि नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए और ये लोग वही करते हैं टीका-टिप्पणी भी जिनको समझ नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने मोहम्मद साहब को पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो उनके अंदर जो एक नफ़रत है ना, उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए कहीं न कहीं उनके दिल में एक आशा की किरण जगाने के लिए कह सकते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी, किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचने के लिए भी। तो ये उसमें मैंने कोशिश की थी मोहम्मद साहब के ऊपर कि भई कहाँ मोहम्मदी हैं? भई हैं या ना हैं, हमारे अंदर भी जो हम खुद मुसलमान हैं, हमारे अंदर सही भी कई बात। सारी कमियाँ हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से दूसरों के सामने पेश नहीं कर पाते। और देखिए इस्लाम की अगर हम बात करें तो फैलने की बात करें, तो ये किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं फैला, बल्कि ये तो हमारी जो अखलाक हैं, जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ थी, उनका जो तरीका था, उनकी जो सादगी थी, उन सब से इस्लाम का मतलब फैला हुआ वो फैला है। तो हमें मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएँ हैं ना, उन पे चलना चाहिए, तो ये संदेश देने की कोशिश की है बस, ये था इसका। अब बहुत अच्छा। मैं दोबारा इस किताब के पात्रों पे आना चाहूँगा। इनमें एक है चाचा सिब्बू, एक है झड़मल और घसीटा। इन तीनों के बारे में और थोड़ा बताएँ, तो थोड़ा-सा ये जो बतलावन है, थोड़ी-सी मतलब
इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जी, जी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम चाचा शिब्बू की बात करें तो एक स्टोरी है इसमें। देखिए, नाम तो कहीं से वो ले सकते हैं, जी, बट वही जो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा-सा लगेगा कि भई इस स्टोरी में ये वाला नाम थोड़ा-सा कनेक्टिविटी ज़्यादा का। कनेक्टिविटी हो जाएगी, या फिर लोग इस नाम से ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाएँगे या टच हो पाएँगे। मतलब ये मोटिव था। अब चाचा शिब्बू की बात करें तो भई वो बेचारो थको-हारो परेशान रहे। और यस, बाकी जो चाचा शिब्बू है, सिब्बण कह सकें वहाँ, कुछ और भी नाम ले सकें, तो वो कहे भई भई थोड़ा झाड़ने वाली वाली बात जो है भई, परेशान है कुल मिला सही के सब बात अपने है। घरवाड़ान सु, घरवालीन सु। बिल्कुल। तो उ उनकी सच्चाई जो है ना, कह ना पाएँ, पर वो है सच्चाई। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम झड़मल की बात करें तो झड़मल यस, भी अपने ही ना आस-पास, मतलब मैंने कोशिश करी भई जो हम आस-पास सुने जिन नामों ने, या फिर जिन पे हमने सुन कर के हँसी भी आवे, या फिर हम ज़्यादा दिन तक याद भी रख पावें, तो वो कैरेक्टर यहाँ में लेने की कोशिश करी भई, जासु कि लोग बागन तक वो बात ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँच जाए और वासु आप खुद कनेक्ट क हो पाएँ। जी। मैंने एक और कहानी जो मुझे अच्छी लगी, एक था इंग्लैंड का डॉक्टर, और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है जीजा से फूफा बनने की कहानी। तो ये आपके साथ हुआ है, तो आप इससे कैसे रिलेट करते हैं आपको खुद को? खुद को? खुद को अगर यस, मैं पहले कहानी की बात करूँ तो जो डॉक्टर हैं, जो आजकल बच्चे वो जो बाहर से जो डॉक्टरी करके आ रहे हैं या फिर जो करने जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ही दिया है मैंने। इनका मैं किसी का मज़ाक नहीं उड़ाया। बस एक मैसेज है कि भई हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ से हम डिग्री ही लेकर आ रहे हैं, सिर्फ़ डिग्री लेकर आ रहे हैं, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो अपने समाज को, अपने लोगों को, इंसानियत को क्या दे पाएँगे, उनको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा इसको लेकर। और फिर देखो, जिस भाषा, जिस इलाके से हम बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ हम वो भाषा भाषा बोलते हैं, अगर हम उस भाषा के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम उनके जो सिम्पटम्स हैं या फिर उनकी जो बीमारियाँ हैं, उनको भी नहीं जान पाएँगे। फिर लोगों तक हम जो सेवा करने का जो हमारा मकसद होता है डॉक्टर्स का, तो वो मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये मोटिव था वहाँ के। इसको थोड़ा-सा हास्य टच दिया गया है कि भई मतलब पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट किया गया, भई आपको सिर्फ़ डिग्री ना लें, उसको पढ़ें भी, उसको समझें भी। और अगर हम एक और स्टोरी की बात करें, जीजा से फूफा बन यस, जाना, यस, आई एम सुपर तो एक्साइटेड। हाँ, यहाँ के लिए देखिए, कहीं न कहीं हम सब नाते रिश्तों में बंधे हुए हैं। यस, भई हम अभी ऐज के हिसाब से देख लीजिए या फिर रिश्तों के हिसाब से देख लीजिए, इसमें कोशिश की है कि भई जो पहले जीजा होता है, जिसकी नई-नई शादी होती है, वो अपने ससुराल जाता है, साले होते हैं, उनकी सालियाँ होती हैं, उनका उनके प्रति जो एक सकारात्मक रवैया होता है, लोगों का प्यार होता है। तो उसके बाद जो उनके जीवन में जो उतार-चढ़ाव आते हैं, जो बदलाव आता है, कि वो क्या-क्या फिर महसूस करते हैं, उनकी क्या-क्या मतलब उनकी दशा बदल जाती है, कैसे उनके हालात बदल जाते हैं। वो है ना, अभी जीजा से फूफा बनने के लिए जो था ना, वो एक एकदम से वक़्त बदल गया, जज़्बात जज़्बात बदल बदल गए, गए, तो हाँ। कहीं न कहीं वो अपने आप को महसूस कर पाते हैं वहाँ पे। तो यही इसका मोटिव था कि हर उस इंसान को एक मैसेज दिया जाए कि भई सिर्फ़ जो टाइम है ना, वो हमेशा बदलता रहता है, और जो जिनकी शादी नहीं है, उनको भई अपना टाइम आएगा, उनके लिए भी ये मोटिव है। बिल्कुल टाइम आएगा, और जिनका टाइम आ चुका है, उनको लगेगा भई देखिए टाइम आएगा तो ज टाइम जाएगा भी। जाएगा भी। यस, तो यस। बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होता रहता है। जो आप बात-बे-बात किताब की हम बात कर रहे हैं, इस किताब की जो सबसे ख़ास बात जो है, इसको आपने मेवाती लैंग्वेज में लिखा है, मेवाती प्रोनाउंसिएशन में लिखा है, मेवाती टच दिया है। आपको कैसा आइडिया आया कि भई इसमें लोकल वर्ड हों, जैसे काई लू, कहाँ लू, कैसे जा रहे हो, कहीं कर रहे हो, इस टाइप के वर्डों की बहुत ज़्यादा आपने इसमें लिखा है। तो आपको मतलब जब ये लिख रहे थे, तो आपको ये लगा नहीं, ये डर या भावना मन में नहीं थी कि भई नई पीढ़ी से कनेक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? बिल्कुल था मन में कि यार ये शायद ये शब्द ना हम बोल तो लेते हैं, लेकिन लिखने में और पढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। बोलने में तो हमारा हो जाता है इज़िली, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इन शब्दों को, मेवाती में लिखे शब्दों को, तो मुश्किल मुश्किल होती है। और अगर मैं टाइपिंग की बात करूँ तो एक शब्द को टाइप करने में बड़ा मतलब टाइम लगता है, क्योंकि यस, वो जो शब्द है ना, उनको फिर उस वे में लिखना, भई कहाँ पे अणे आएगा, कहाँ पे ई आएगा, कहाँ पे ये आएगा, तो थोड़ा मुश्किल तो था मेरे लिए। लेकिन मुझे लगा कि भई अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर ये जो मेवाती भाषा है हमारी, ये उसके साथ फिर न्याय नहीं होगा। कहीं न कहीं उसके साथ फिर ये खिलवाड़ हो जाएगा। एक उसको जो लोकल टच देने का जो था ना, बस वो मोटिव था कि जो मेवाती भाषा है, उसको उसी वे में मतलब पेश किया जाए, जो एक्चुअल में वो है। मैंने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद ने भी लोकल जो अपनी प्रॉब्लम होती हैं, उनको बहुत अच्छे से लिखा है। उस टाइम के ज़मींदार जो भी समस्याएँ थी, उनको बहुत अच्छे से लिखा, घरेलू समस्याओं को लिखा है, महिलाओं पे उत्पीड़न उसको बहुत अच्छे से लिखा है, और आपने मेवात की डेली रूटीन को लिखा है। तो जब आप डेली रूटीन को देखते हैं और उसको फिर लिटरेचर में देखते हैं, तो ये थॉट मन में कैसे आया कि भई ये सारी चीज़ें आप साहित्य में दिखा पाएँगे और साहित्य उस चीज़ को एडॉप्ट भी कर पाएगा?
देखिए, साहित्य समाज का आईना है, अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो समाज में जो चीज़ें घटती हैं, जो होता है, साहित्य उसी को रिप्रेज़ेंट करता है, उसी को दिखाता है। तो बस ये कोशिश थी वो जो हम देख रहे हैं अपने आस-पास, इर्द-गिर्द जो समाज में चल रहा है, जो लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, अगर उसको हम नहीं दिखाएँगे, नहीं लिखेंगे, तो फिर वो लोगों तक पहुँचेगा कैसे? और जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, अगर हम उसको भूल जाएँगे, हमारी भाषा को भूल जाएँगे, तो फिर जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो फिर सिर्फ़ किताबों में तो नहीं पढ़ पाएँगे, वो फिर सुन ही पाएँगे और सुनने के बाद भी हम देखते हैं पहले के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उनकी मेवाती भाषा, उनकी बोली कैसी ही और आज हम जो मेवाती भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल, उवा में फ़र्क है। कितना अंतर है। अब तो हम भई हिंदी का टच आ हाँ, गया। हिंदी का ज़्यादा ज़्यादा टच आ गया। यस, हालाँकि कई लेखक ऐसे हैं भई उन्होंने अपने प्रॉपर जो ग्रामीण शैली की जो भाषा ही वाक़ा उनका शब्दन ने मतलब उन्होंने खूब इस्तेमाल करा, खूब प्रयोग यस, करा है। अब जैसे मैं हिंदी को भई एक टीचर हूँ, तो अब हम इनसे थोड़ा-सा अपना आप ही ज़्यादा कनेक्ट कर पावें, बिल्कुल, लोकल लैंग्वेज फ़र्क के जो पड़ता है। शब्द हैं। तो बस वही मोटिव था कि भई हम आने वाली पीढ़ी के लिए कोशिश है मतलब ऐसे ना भी हम यहाँ में सक्सेस हुआ या फिर हो हाँ, जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं भई जो आने वाली पीढ़ी है कम से कम वो अपनी भाषा है, अपना जो सभ्यता है, अपनी जो ऐसा शब्द है या जो ऐसा रीति-रिवाज है जो हमारा गाँव में जो पहले का भई चाल-चलन हो या फिर रहन-सहन हो, खान-पान हो, ब्याह-शादी हा, गीत-वीत हा, उनको भई वो कम से कम किताब में तो पढ़ पाएँ। सही बात है। क्यों भी मैंने पढ़ी है कहीं कि भई जा आदमी ने भई जा कौम ने अपनी भाषा, अपनी जो बोली है वासु प्यार ना है हाँ, या संरक्षित वाको ना हाँ, करी हम। व वने संरक्षित ना करी, तो फिर आने वाली पीढ़ी भी ना मतलब एक तरह से समझ लो मतलब बददुआ सी देगी भई सही उन्हें बात है। मतलब कुछ भी ना करो। तो बस अपने आप पे थोड़ो-सो मतलब बददुआ सु बचाना के मारे कह लीजिए या फिर भई अपनी कौम के मारे कुछ जितनो भी हम कर पाएँ, जितनी हमारी हैसियत है, वा हिसाब से करना को मकसद हो, बस ये है आपको पीछे ना मोटिव। मेवाती लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बहुत कम लिखा है, बहुत कम लेखक हैं तो लोगों ने कम पढ़ा है। हुँ। तो आज अभी अगर हम बात करें तो रिसेंटली आधुनिक इतिहासकार और लेखक की बात करें जनाब सिद्दीक अहमद साहब हैं, पुराना में बात करें तो सादुल्लाह जी हैं, उन्होंने लिखा है। तो जितना भी लिखा है, उस साहित्य को मिलाकर आज की सोशल मीडिया की क्या भूमिका है कि आगे जाके मतलब इन फ्यूचर कि मेवाती लैंग्वेज का क्या भविष्य होगा? और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेज हैं जिनमें एक है मेवाती विरासत, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये क्या भूमिका निभा सकते देखिए सोशल मीडिया की बात करें सर भाई तो इसके दोनों दो दो फैक्टर होते हैं भाई हैं? जी, पॉजिटिव भी नेगेटिव अब वो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में ले रहे हैं कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं अगर आप सकारात्मक चीज़ों को फैलाना में उसका यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है भाई एक समाज को मैसेज भी जाएगा अच्छे के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल, और अगर आप उसमें फिर वही वाहियात चीज़ें देखेंगे उन्हीं को प्रमोट करेंगे तो फिर जैसे कि आजकल जो हमारी मेवात का ज़्यादा तबका है वो उसी को फॉलो कर रहा है जो चीज़ें मतलब वाहियात जो चीज़ें हैं कोई भी नाच-गाना हो गया या फिर कोई और इस तरह की वाहियात चीज़ें हो गई, तो उनको उनके फ़ॉलोवर्स ज़्यादा हैं। अब जैसे हम देखते हैं कई बार पोस्ट भी करते हैं, कुछ लिखते भी हैं, तो उनपे तो गिनती के 2, 4, 5 ही मतलब पढ़ने वाले होते हैं या फिर देखने वाले होते हैं। बाकी डीपली नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ते। अगर आपने कुछ ऐसा-वैसा कुछ डाल दिया, वाहियात तरीके का डाल दिया, कोई कहीं नाच-गाने का कुछ डाल दिया, तो उसपे वो मतलब तुरंत ऐसे वायरल होगा। भीड़ मतलब आके पड़ेगी, वो तुरंत वायरल हो जाएगी। तो देखिए मैं यही कहूँगा कि भई सबका अपना-अपना नज़रिया है और इस उम्मीद के साथ ये काम हम कर रहे हैं कि भई आने वाली जो लोग हैं, भई कोई तो समझेगा। सही बात, ये है कि भई हमें अपने आप को बदलना नहीं है, अपने आप को भई जो अच्छाई वाला जो रास्ता है, उस पे चलते रहना है। ठीक है, अभी 1-2 लोग हैं, अभी बाद में फिर कारवां बढ़ता जाएगा। बस उस उम्मीद के साथ हम ये कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अगर हम और बात करें जैसे मेवाती विरासत है या फिर मेवात कला आजकल है, 1-2 1-2 पेज और हैं जो भई बहुत मेवाती अच्छा काम भाषा है। या मेवाती कल्चर या हमारी जो पॉज़िटिविटी है उसको दिखाने में अपनी मतलब जी-जान लगा रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उनका थैंकफुल भी है कि भई वो इस जनरेशन को इस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर मोटिवेशन वो जगा रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे अपनी भाषा को लेकर हो या फिर जो अपने जो पुराने जो मोमेंट्स हैं या फिर जो पुराने हमारे मोनूमेंट्स मोनूमेंट्स हैं, उनको दिखाने को अपने इतिहास के बारे में अब जैसे डॉक्टर अल्ताफ साहब हैं, वो भी मेवाती तारीख करके पेज चलाते हैं, उसपे वो बहुत शानदार। मेवात को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और तो मैं चाहूँगा भी ऐसे लोगों को फ़ॉलो किया जाए। चाहे वो मेवात कला आजकल हो, मेवाती विरासत हो, चाहे फिर डॉक्टर अल्ताफ साहब हों या फिर और भी दीगर जो हमारे साथी हैं, जो मेवात के ऊपर या मेवाती के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। अब ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि भई जो लोग कर रहे हैं, जैसे-तैसे कर रहे हैं, भई कम से कम उनका हौसला तो बढ़ाएँ। तो यही बिल्कुल, है, उनको एक मैसेज भी है मेरा आप सभी को जो देख पाएँगे या फिर जो सुन पाएँगे कि भई हमें अपनी जो विरासतें हैं, उनको सँजो के रखना है। अब वो चाहे बोली हो सकती है हमारी,
हमारी भाषा हो सकती है, हमारे रीति-रिवाज हो सकते हैं, हमारे कल्चर हो सकते हैं, हमारी सभ्यता हो सकती है, हमारे नाते रिश्ते हो सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं हमें उनको बचा के रखने की हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वरना तो जो आने वाली पीढ़ी है, फिर वो हमें ताना देगी, हमारे लिए फिर वही है ना, मतलब अच्छा नहीं सोचेगी, अच्छा नहीं बोलेगी। सही बात है। ये। तो जनाब जो अब जब आप कहानियाँ लिख रहे होते हैं और कहानी आपने लिखी है, आपकी किताब आई है और किताब बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया। तो आपको लगता है कि ये जो मेवात की जो कहानियाँ हैं, वो भारत और भारत से बाहर जाएँ? क्या आप ये इस बारे में सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं, सोचना चाहिए भई भारत के बाहर जाने को लेकर देखिए अब हम बात करें तो वहाँ हिंदी डायलेक्ट को पढ़ना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हम जो सोशल मीडिया के नहीं, कई सारे इट्स अबाउट स्टोरी ऑफ मेवात। अच्छा स्टोरी ऑफ मेवात की जो यस, स्टोरी की यस, हम बात करें तो यस। विदेशों में जो मेवाती लोग रह रहे हैं या फिर उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, तो वो मेवात से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कई बार नेगेटिविटी फैल जाती है, हो जाती है, वो ना चाहते हुए भी। बाकी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मेवात की बड़ी तारीफ़ करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो ख़ास जो भूमिका निभाई इसको मेवात को अच्छे के लिए रिप्रेज़ेंट करने के लिए, उन सभी साथियों का है जो विदेशों में भई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ जॉब कर रहे हैं। उस कल्चर को उन ज़िंदा रखा कल्चर है। को वो ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं उनको मतलब सच में हम कुछ नहीं कर रहे जितना कि वो कर पा रहे हैं मेवात बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा उन सभी के लिए, सभी दोस्तों के लिए जो बाहर जॉब कर रहे हैं किसी दूसरे देशों में, चाहे वो अरेबिक कंट्री हो, चाहे फिर यूरोपियन कंट्री हो, जहाँ भी वो जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ अपने मेवाती कल्चर को वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं। उनके लिए मतलब थैंक्स है उन सब के लिए, सैल्यूट है उन सब के लिए कि सच में आप ऐसे ही काम करते रहें, हमें एक तरह से मोटिवेट करते रहें। जनाब एक थोड़ा-सा लीक से हट के एक सवाल है कि मेवात की परंपरा और आधुनिकता के हुँ। बीच में जो ये फ़र्क या टकराव जो दिखता है, कई बार हमें लगता है कि यार ऐसा करेंगे तो ये हमारे मेवाती कल्चर से बाहर है या फिर हम ऐसा मेवाती कल्चर के हिसाब से चलेंगे तो वो बाहर के समाज में फिट नहीं हो रहा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक लेखक के नज़रिए से आप क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ें ठीक है, भई हमें अपने पुराने वो कहते हैं ना पहले कह रहा था कि भई पुराने रिश्ते निभाइए और नए नए रिश्ते बनाइए। तो जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको साथ लेकर के हमें आज के युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हमें अपने वजूद को हमें अपने इतिहास को भी नहीं भूलना और हमें आज से भी नहीं पिछड़ना। अगर हम आज के ऊपर फ़ोकस करेंगे और अपना इतिहास भुला देंगे, तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम अपने इतिहास को ही रिप्रेज़ेंट करते रहें और आज आज के हिसाब से ना चलें, तो ये भी कहीं न कहीं फिर हम अब भी पीछे रह जाएँगे। तो हमें चाहिए कि हम दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। अब वो है ना फिर 2 नाव की सवारी वाली बात भी आ सकती है भई कई लोगों के ज़हन में, कि भई 2 नाव की नहीं, सवारी एडजस्टमेंट करेंगे, इसी को तो ये कहते हैं। एडजस्टमेंट जो है ना, संयोजन करना चीज़ों के बीच में, तालमेल बिठाना कि भई कहीं से वो चीज़ें अच्छी हैं, उनको ले लिया, कहीं से ये चीज़ें अच्छी हैं, उनको ले लिया। तो दोनों को मिक्स करके चीज़ों को आगे चलाना, ये मेरा मोटिव है। जनाब वापस फिर हम उसी लेखन की तरफ आते हैं और आपसे जो एक पर्सनल लेखन के बारे में सवाल है कि आपका जो लेखन रूटीन होता है जब आप लिखते हैं बैठते हैं वो क्या रूटीन फॉलो करते हैं? रूटीन की बात करें तो अब जैसे स्कूलिंग जो टाइम है मेरा 8 या 6 घंटे का जो भी टाइम होता है, उसके अलावा जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें या तो मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं लिखता हूँ। मतलब माशाल्लाह। सीरियल मैं कभी-कभार देख लेता हूँ। मैं शॉर्ट्स वगैरह बहुत कम देखता हूँ। मतलब मेरा काम जो है ना वो लिखने पे ज़्यादा फ़ोकस है फ़िलहाल। मैं ये मान सकते हैं कि 8 में से 3-4 घंटे मतलब लिखने में लगा रहा हूँ और उसका नतीजा बहुत जल्द आपके हाँ। सामने आने भी वाला है कि 4 से 5 बुक लगभग तैयार हैं और पब्लिश होने के बस लास्ट स्टेज पे मान सकते हैं। मैं कोई पब्लिशर ढूँढ रहा हूँ कि भई कोई प पब्लिशर मिल जाए। अच्छा दिक्कत एक और है हमारे यहाँ मेवात के साथ ना मतलब हमारे साथ मैं अपने लिए बता रहा हूँ, बाकी साथ में है या नहीं मुझे नहीं पता, कि हमें ना वो प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल पाया कि जहाँ हम आसानी से अपनी किताबों को छपवा सकें या फिर हमें को लिखने के लिए मोटिवेट करे कि यहाँ ये नहीं आप ये लिखें, आप इस तरह से लिखें। अब जब लोग मिले हैं, लोगों ने हेल्प की है तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ ही रहा है। नए-नए लेखक सामने आ रहे हैं। अभी मेरी बात हुई थी मुस्तफ़ा भाई से, तो वो अपना खुद का पब्लिकेशन शुरू करने वाले हैं और शायद फरवरी में हम मिल कर के 4, 5, 10 बुक एक साथ पब्लिश करवाएँगे अलग-अलग लेखकों की और कई सारी जो किताबें बहुत हैं वो मतलब मिक्स भी होगा, कई सारे लेखकों की मिलकर भी होगी। उस पे हमारा काम चल रहा है। देखते हैं वो कब मतलब सामने आता है, कब उसको हम फाइनल टच दे पाते हैं। तब तक के लिए तो भई आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये है। तो जनाब अगला जो सवाल है जब आप लिखते हैं कोई भी कहानी तो जब कहानी आप लिख रहे हो तो कहानी आती है दिमाग में या पात्र? तो आपके पात्र बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पात्र पहले सेट करते हो या कहानी सेट बाद में करते हो या कहानी सेट या पात्र? उसके बीच में क्या द्वंद है? आप पहले किसको चुनते हैं? देखिए, पहले तो कहानी ही आती है बट यस। फिर कहानी के साथ-साथ हमें यहाँ भई किस तरह का कैरेक्टर लेना है, भई उसको क्या नाम देना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों तक,
लोग उसको कैसे अपने आप से कनेक्ट कर पाएँगे? तो कई सारे सवाल होते हैं इसके साथ-साथ। अब कहानियों की बात करें स्टोरी की तो अब जैसे आज का जो एआई का दौर चल रहा है, वही एक अभी किताब है, नॉवेल्स है वैसे वो मेवाती में ही है। मेवाती में ही उसको लिखा गया है जो आपके सामने आएगी कुछ समय बाद। तो ताऊ सुलेड की रोबोट बीवी मतलब अरे वाह! उसको है। आज के टाइम में भई रोबोट का ज़माना है, आने वाले टाइम और भी ज़्यादा होगा। तो ताऊ सुलेड की जो रोबोट बीवी है भई वाक़ा कहाँ-कहाँ वो नई किताब का हाँ, टाइटल है वो आपके नई पास? किताब को मैं अरे टाइटल वाह! ही देने की ये सोच रहा हूँ। रिवील कर दिया अभी आपने। अभी मतलब उसको मैं फाइनल नहीं कहूँगा, बट नहीं, अब तो हो गया ना उसमें रिवील। कैरेक्टर ताऊ सुलेड ही मैंने रखने की कोशिश की है। और मतलब उसकी जो रोबोट बीवी है या फिर उनकी अहलिया है, मतलब वो किस तरह से अपने इस मेवाती समाज में एडजस्ट हो पाती है या फिर लोगों को अपने जैसा वो बनाने में कहाँ तक वो कामयाब हो पाती है। मतलब उसकी एक कहानी है, पूरी जीवनी चलती है दोनों के बीच की। उनके मध्य जो बातचीत है या फिर जो उनके घरवाले हैं, उनके बीच उनका जो वार्तालाप है, कैसे-कैसे बातें होती है, कैसे आज के ज़माने के हिसाब से वो मतलब जोड़ के देखती है। और हम पहले सवाल कर रहे थे भई पुराने जो सभ्यता है, रीति-रिवाज हैं, उसको आज के जनरेशन के हिसाब से आधुनिकता के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं। तो शायद उस किताब में वो जो सवाल थे, वो सारे फुलफिल हो जाएँ, आई होप। आप एक सलाह है आपको एज़ ए पाठक, जी। आप ताऊ सुल्लड़ को कॉपीराइट करा लें। निश्चित रूप से वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ख़ैर नेक्स्ट सवाल पे हम पहुँचे, ये बड़ा मतलब मेरा पसंदीदा सवाल रहेगा। आपका पसंदीदा लेखक कौन रहा है? जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली है लिखने की भी और आपको मज़ा आता है पढ़ना? अगर मैं अभी के लेखकों की बात करूँ तो यस, अभी के लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि फिर ना अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा तो ऐज़ फिर यू ना वांट एनीथिंग। हाँ, मैं अगर पुराने लेखकों की बात करूँ, यस, मैं लिटरेचर कर रहा हूँ, तो मैंने मुंशी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है और मेरे मेरे प्रिय हैं, मतलब मैं उनसे इंस्पिरेशन मैंने ली है उनसे लिखने की। उनकी जो कहानी के कैरेक्टर हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, यस, वो हाँ, हमारे बिल्कुल, गाँव, समाज, हमारे कल्चर से बिल्कुल। जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल मुंशी स्टोरीज़ हैं। प्रेमचंद जी के का नाम लेना चाहूँगा। अगर मैं हास्य व्यंग्य की तरफ जाऊँगा तो फिर हरिशंकर परसाई जी को मैं और उसमें शामिल करूँगा अच्छा, कि आज के कल्चर को किस तरह से आप उसमें भी पेश कर सकते हैं कि लोग हास्य उनको शैली में। हास्य शैली में। और व्यंग्य भी है साथ के साथ, उनके ऊपर कटाक्ष भी किया गया है। उनको एक तरह से एक रास्ता दिखाने की भी कोशिश की है। हँसते-हँसते, मुस्कुराते-मुस्कुराते आपको मैसेज मिल जाए। तो इन दोनों का मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा। जनाब अभी बात चल रही है, आपने अभी नई आने वाली किताबों के बारे में रिवील किया, तो हम किन-किन विषयों का आप इन फ्यूचर लिख रहे हैं? और तो देखिए सबसे पहले तो एक मेरी पोएट्री की किताब लगभग तैयार है, तो सबसे मैं चाहूँगा मैं उसे ही पब्लिश कर रहा हूँ। पोएट्री है, नाम मैंने उनको देने की कोशिश की है रूहपोश नाम उसको मैं मतलब पोस्ट। हाँ, रूहपोश एक नाम उसको है। और एक तो ये किताब है, लगभग उसमें 80 टू 90 80 से 90 जो पोएट्री हैं, छोटी-छोटी सी पोएट्रियाँ हैं। वो लगभग कंप्लीट है, बट वही है कि बस कब वो आपके सामने आती है, दर्शकों तक, पाठकों तक कब तक आती है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। और इसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल, हम भी जैसे रिक्वेस्ट करेंगे आपसे ज़्यादा। मैंने अभी जैसे बात की तो ताऊ सुलेट की रोबोट बीवी, ये भी चैप्टर मेरा चल रहा है, वैसे उसको फाइनल टच देना बाकी है। देखते हैं ये कब मंज़र आम पे आती है। इसके अलावा एक राह गुज़र करके एक और है, उसमें डेली रूटीन के बारे में ही है, शॉर्ट स्टोरी तो नहीं कहेंगे हम उन्हें, लेकिन जो अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है या फिर अपने जो विचार हैं, मैं उनको साझा करने की कोशिश की है। इसके अलावा 2 नॉवेल्स और हैं मेरे जो वो भी चल रहे हैं। उसमें अगर बात करें तो वैसे थोड़ा-सा पहले कहना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा ठीक है, क्योंकि आप जितना आप हाँ, बता सकें आप तो अभी उसके तो लिए। आप ये मान के चलिए कि रूहपोश और ताऊ सुल्लड़ वाला जो की कैरेक्टर रोबोटिक है, बेबी। बीवी है। यस, यस। और वाद-विवाद का जो दूसरा संस्करण है, वो भी लगभग तैयार है। बस उसको वही है कि इंतज़ार करें भई अपना खुद का पब्लिकेशन हो जाए, तो थोड़ी-सी हमें भी आसानी हो जाए उसको बिल्कुल। पब्लिश कराने में। ये है फिलहाल के लिए। जनाब जो नए लेखक, जो युवा खासकर मेवात के और खासकर मेवाती में लिखना चाह रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? और इन केस अगर उनकी कोई समस्या हो तो आप उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बिल्कुल, यही है कि भई हर इंसान के अंदर ना लेखक छिपा हुआ है। बस हमें कोशिश करनी है उसको बाहर निकालने की। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना, बस उसको थोड़ा-सा कह सकते हैं ना संस्कारित तरीके से अपनी बात को कहने का जो हुनर है, बस वो अपना लीजिए। बाकी बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग, कई साथी हैं मेरे जो नॉन भी हैं और मैं उनको पढ़ता भी हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं मेवाती में। और बाकी जो नए लेखक हैं, जो लिखना चाह रहे हैं या फिर जो किताब पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, वो किसी भी थीम पे जो लिख रहे हैं, तो उनको ये है कि भई अगर भई मैं आपके कुछ काम आ सकूँ, तो मुझे वही खुशी होगी आपकी हेल्प करने में।
और आपको भी कुछ इस तरह का, हालाँकि गाइड करने वाली मैं अभी उस पोज़ीशन पे नहीं हूँ, मैं किसी को गाइड क्या करूँ? तो मुझे नहीं, तो अभी आप खुद हमारे गाइडेंस की आइडियल ज़रूरत है। हैं। बाकी फिर भी जितना मुझसे हो सकेगा, जितना अभी मैं किसी की हेल्प कर पाऊँगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, उनकी मदद करने में। वही वही है ना, जो आपके मन में आ रहा था वो लिख दो बस, क्योंकि लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा भई मैंने जो लिखा है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उनमें क्या कमी है, क्या नहीं है। भई हमारे अंदर, मन के अंदर विचार तो इतने आते हैं, इतने शुरुआत जाते हैं, नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन हम बस लिख नहीं पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते लिख कर के। और आजकल तो कई ऐसे भई वो चल रहा है, आप उसको ऑडियो क्लिप में आप उसको मतलब रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर उसको आप टाइप भी कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरी भाषा है, उसको अपनी भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत इतना मुश्किल है नहीं, बट उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से जो कहानी है या उसके जो मूल विषय है, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भई कथा वस्तु क्या है, उसका चरित्र चित्रण क्या है, उसमें पात्र क्या हैं, उसकी वेशभूषा, वेशशैली क्या है, मतलब जो हमारा कल्चर है, उसका फिर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा हमें, कहानी का जो वो है। जनाब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी। आप मेवाती विरासत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेवाती विरासत बिहाफ़ पे मैं यही कहना चाहूँगा भई आपका अपना पेज है और आपकी खिदमत के लिए ही कोशिशें की जा रही हैं कि भई जिससे कि हमारे समाज में, पूरे मेवात में एक सकारात्मकता पैदा हो जाए, लोगों में पढ़ने की, लिखने की, अपने आस-पास जो चीज़ें हैं, वो जो पॉज़िटिविटी है उसको देखने की, आपके अंदर एक एक ललक पैदा हो जाए। और हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भई एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कई सारी चीज़ें जो एक साथ मिल जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। अब चाहे हम जैसे भई इस पेज के माध्यम से जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जब भी कहीं कोई वैकेंसी का हो या फिर किसी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर कोई रिज़ल्ट आया हो या कहीं कोई फिर फ़ॉर्म मतलब भरे जा रहे हों या फिर और जो दूसरी सकारात्मक चीज़ें हैं वो कहीं पे हो रही हों। तो हमारा मोटिव है कि हम वही चीज़ों को एक आप तक पहुँचाएँ और उसमें भी पहुँचाएँ कि अ, उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो आप तक पहुँचे। मैं तो यही चाहूँगा कि भई जो लोग मेवाती विरासत को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो आपका अपना पेज है, आपके अपने लोग हैं, आपके आस-पास के लोग हैं, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको सुनें, उसको प्यार दें। मजलिस खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और ये इस इंटरव्यू में आपने भाग लिया, इस बतलाव में भाग लिया। आपकी किताब वाक़ई में मेवाती समाज के लिए एक आईने का काम कर रही है और हम दुआ करते हैं कि ये किताब और बुलंदियाँ छुएँ। और मजलिस खान के बिहाफ़ पे मैं आप सभी से कहना चाहूँगा या अपील करना चाहूँगा कि आप बात-बे-बात को पढ़ें, अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो ज़रूर पढ़ें और ये सभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं और ऐसे ही आप मेवाती विरासत को प्यार देते रहें। आपको अगर ये इंटरव्यू या बतलावन पसंद आई है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप अपने सुझाव देते रहें, हमें फ़ॉलो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बतलावन में किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।